हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग सारे सब्जेक्टों को। ऐसी आशा करता हूं मैं आप लोगों से। आप लोगों को रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का सेगमेंट मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। साथ ही साथ मैम की जो पर्यावरण की क्लासेज हैं वो भी बड़ी उपयोगी क्लासेज हैं। आप उसको बहुत सीरियसली देखिएगा। वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी है या स्टेट की जितनी भी परीक्षाएँ आती हैं या छोटी समूह ग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पर्यावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। साथ ही साथ साइंस की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। अब हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के लिए। वे उन बच्चों के लिए है जो मैथ से बहुत डरते और घबराते हैं। आर्ट स्ट्रीम के वो बच्चे जो मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके लिए हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उनको ये फ़ायदा होगा कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको फिर आगे पढ़ने में असुविधा नहीं होगी, या उन विषयों में जिनमें वो मैथ में बिल्कुल जीरो स्थिति में रहते हैं वो उसमें कुछ अच्छा करने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही साथ टेट है या सुपर टेट की जैसी परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ्स थोड़ी आसान आती है, उन मैथ्स को भी वो करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये भी, इसका भी एंजॉय आप लोग करिए, आनंद उठाइए। आइए अपने विषय वस्तु पे आते हैं। आज का जो हम लोग का विषय वस्तु है वो आपका हिंदी है। हिंदी में हम लोगों ने देखा, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखिए, होता क्या है कि चूँकि सारे बच्चे हिंदी पे कोई तवज्जो बहुत ज़्यादा देते नहीं हैं, इस नाते हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है जिन बच्चों का हिंदी में बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है। तो उस स्थिति में किताबें भी बहुत बेहतर नहीं मिल पाती हैं जिनमें कि सारी चीज़ें मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में स्पष्ट रूप से दिया हो। हम लोगों के साथ भी जब पढ़ते थे तो ये दिक्कतें रहा करती थी। तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में भी ऐसी थोड़ी चुनौतियां आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक क्रम में देखा कि हिंदी कब बनती है और कैसे कैसे क्या इसका विकास क्रम हुआ। जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब भारत में लिपियों का विकास हुआ, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और वर्तमान समय तक के कालखंड को हम लोगों ने देखा। पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा उसमें यही बात देखी थी कि उसको 3 कालखंडों में बांटा गया: प्राचीन कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। इस तरह के 3 सेगमेंट में बांटे गए उसको, जिनमें हम लोगों ने देखा कि समय समय पर मतलब कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ। उन निचोड़ों, उसका निचोड़ जो निकल करके आया था, आप लोग वीडियो जिनको देखना नहीं देखे हैं वो लोग जा करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें हम लोगों ने यही समझ में आई एक बात कि जो हिंदी बनी है वो कैसे किस क्रम में बनी है। तो उस क्रम को हम लोग अगर समझें तो उसमें संस्कृत है, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट के बाद हिंदी, और हिंदी फिर जब बनती है तो प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में निचोड़ इसका देखा, ये चीज़ें हम लोगों की मिली थी। और उसके बाद जब हिंदी बन गई तो फिर हिंदी बोली कहाँ जाती है। दूसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बोली हिंदी जब बन गई तो बोली कहाँ जाती है, बोली हिंदी। तो वो अगर देखा जाए तो मूल रूप से किन किन स्टेटों में बोली जाती है उसको थोड़ा संक्षेप में हम लोग यहाँ पर रिविजन कर ले, जिससे कि आगे के तथ्य हम लोगों को समझने में आसानी हो। हम लोगों ने देखा राजस्थान, अगर उसका पश्चिमी हिस्सा देखेंगे हिंदी के विस्तार का तो राजस्थान से वो शुरू होती है और फिर ये बिहार तक पूरी तरह से जाती है, यानी बंगाल इसकी सरहद होता है और बिहार इसका पूरा बिहार का हिस्सा कवर होता है। और अगर उत्तर की बात करेंगे तो ये कुछ हद तक पंजाब के भी हिस्सों में और साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली है ना, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में व्याप्त रहती है उत्तर के हिस्सों में। और अगर हम दक्षिण की तरफ अगर जाते हैं तो ये छत्तीसगढ़ होते हुए, बघेलखंड होते हुए, फिर ये मालवा का पठार पूरा कवर करते हुए, यानी मराठी जो है वहाँ तक इसकी सरहद बनती है। तो ये हिंदी का पूरा क्षेत्र विशेष था, जिनका क्लासिफिकेशन 5 बोलियों में बांटा गया है। जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ राजस्थानी हिंदी के नाम से जाना जाता है, जिसका 4 क्लासिफिकेशन किया गया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के हिस्से में जब आते हैं तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है पश्चिमी क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। और अगर हिमालयी क्षेत्रों के बारे में देखते हैं तो पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि इसके भी क्लासिफिकेशन 3 किया गया है, और पश्चिमी हिंदी का क्लासिफिकेशन उसको 5 किया गया है। और हम लोग पूर्वी हिंदी को जब देखते हैं तो पूर्वी हिंदी का क्लासिफिकेशन हम लोगों का 3 क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का हिस्सा आता है। बिहार में फिर 3 तरह का इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस तरह से कुल 18 लैंग्वेज हमारी बन पाती हैं, मतलब उपबोलियाँ बनती हैं इसकी। तो इन 18 उपबोलियों का फिर समय के साथ साथ परिवर्तन होगा, यानी हिंदी पूरी तरह से जो बोली जाती है, ये हिंदी भाषा 5 उपभाषाओं में बटी है। 5 उपभाषाओं में से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा और रिवीजन करा दें आपका, तो उसमें देखते हैं कि राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, इस पर जो है सौर सैन्य अपभ्रंश का पूरी तरह से प्रभाव रहता है। वहीं पर अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें तो वहाँ पर भी उस पर सौर सैनिक का है जो है अपभ्रंश रहता है। खस अपभ्रंश से वो बनी हुई है, लेकिन उसके पे जो प्रभाव रहता है सौर सैनिक का ही एक तरह से प्रभाव रहता है। इसके अलावा जो पूर्वी हिंदी है और इसके बाद में जो बिहारी हिंदी है, इन दोनों में क्या जो है आपका जो इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे मगधी हिंदी का प्रभाव पड़ता है एक तरह से, मागधी और अर्धमागधी पड़ता है। तो इस तरह से अगर बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो वो मागधी अपभ्रंश से बनी हुई है, और पूर्वी हिंदी की जब बात करते हैं तो अर्धमागधी उसमें हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें थी, ये जो हम लोगों ने देखा था, इसका आंशिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है। तो भाई अब इनसे जो 18 लैंग्वेज बन चुकी हैं, है ना, जो 18 लैंग्वेज बन चुकी हैं, इन 18 लैंग्वेजों के बारे में कौन सी आगे चल करके क्रम में कौन सी भाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, मतलब किसका ज़्यादा वैल्यू बढ़ा। तो आप इसमें से देखेंगे कि खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है। ये 3 भाषाएं हैं आगे चल करके विकसित होंगी। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी हम बात कर लें। इसके पहले के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो अपभ्रंश है और अवहट्ट है, इनके बारे में कुछ रचनाकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कैसे विकास क्रम चला ये देखेंगे। तो अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद के कालक्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में जो खड़ी बोली हमारी बोली जाती है और ब्रज, ठीक है, ये 2 भाषाएं। और अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे खड़ी बोली जो हमारी है, ठीक है, अवधी जो है हमारी है, ये अवधी जो लैंग्वेज है इसका वेटेज रहता है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि अपभ्रंश के बाद यानी अवहट्ट के बाद के काल में देखेंगे जो 18 लैंग्वेज हैं, इन 18 लैंग्वेज में सबसे प्राचीन अगर हम अवहट्ट के बाद देखेंगे तो ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा फेमस रहती है, काफ़ी उसका गद्य और पद पे दोनों पे अधिकार रहता है। फिर समय आगे बदलता है तो फिर लैंग्वेज बदलती है, यानी फिर उसमें आपका अवधी का रोल आ जाता है। अवधी जो है वो गद्य की पूरी भाषा होने लगती है, फिर समय के साथ परिवर्तन होता है। ब्रज भाषा और अवधी भाषा ये दोनों समाप्त हो जाती है, फिर खड़ी बोली का इस पर असर आता है। तो इसी क्रम में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन आज वाले वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि अपभ्रंश काल में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे विकास बढ़ा, कौन कौन रचनाकार इसके रहे हैं, साथ ही साथ अवहट्ट के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे प्राचीन हिंदी के बारे में। प्राचीन हिंदी में जब हम लोग देखेंगे तो यही स्टार्ट होगा हम लोगों का, पहले ब्रज भाषा, फिर उसके बाद में हमारा अवधी भाषा, फिर अवधी के बाद में हम लोग खड़ी बोली की तरफ अग्रसर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे, कोई कॉन्सेप्ट कोई भी दिक्कत नहीं इसमें रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज हम लोगों का अपभ्रंश काल में जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य का जो पीरियड रहता है, यानी 500 वर्षों में, इसमें क्या क्या होता है थोड़ा इसके बारे में देखिएगा कि अपभ्रंश काल में हिंदी में साहित्य का आरंभ, यानी कि अपभ्रंश काल किस पीरियड से किस पीरियड तक तो उसको वर्गीकरण कर दिया गया है, लेकिन इसकी रचनाएं वगैरह कब मिलती हैं, कोई रचनाकार कौन से महत्वपूर्ण है इसमें, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते हैं, यहीं से आते हैं कि भाई कौन सा कवि किस रचना मतलब किस काल का है, या किस काल का कौन सा महत्वपूर्ण कवि है ना, या किस कवि की कौन सी रचना है, या उस काल का क्यों महत्वपूर्ण कवि है, इस तरह की चीजें उसमें आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ऐसे सवालों के जवाब आप देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसमें यही बात है कि अपभ्रंश काल में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में स्वयंभू कवि से होता है। तो याद रखिएगा कि अपभ्रंश काल के कवि जो हैं वो कौन है, स्वयंभू हैं, ठीक है, स्वयंभू से होता है, जो कि 13वीं सदी तक इसका विकास क्रम जारी रहता है। यानी कि ये जो अपभ्रंश का काल है, यानी बिगड़ने का काल, यानी कि जो भाषा हमारी बिगड़ रही थी उसका काल जो है 8वीं सदी से प्रारंभ होता है और वो 13वीं सदी तक लगभग ये क्रम जारी रहता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है आपका। तो अपभ्रंश काल, अपभ्रंश वर्ग के बारे में हम लोगों ने चर्चा लास्ट वीडियो में की है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है।
तो इस क्रम में आगे बढ़ता है और ये बिगड़ने वाला होता है। बिगड़ता है क्या भाषा बिगड़ती है आपकी, यानी प्रकृत भाषा बिगड़ने लगती है आपकी, बिगड़ के अपभ्रंश होता है, बिगड़ने का पीरियड है, बिगड़ने के बाद में वो हिंदी के रूप में फिर आएगी, वो आपकी बनेगी। ठीक है, तो अपभ्रंश काल के प्रमुख रचनाकारों के बारे में जान लेते हैं। 4-5 इसमें रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आगे पूछेगा भी। पहले कवि हैं स्वयंभू, जैसा कि आपको बताया गया कि इसके सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश काल के स्वयंभू जी हैं। इनकी जो रचना, इनको ही कहा जाता है अपभ्रंश काल का वाल्मीकि। पूछा जाता है एग्जाम में कि किसे अपभ्रंश काल का वाल्मीकि कहा जाता है, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए स्वयंभू। और इनकी रचना जो है बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, इसके बारे में आप लोग जरूर जान लीजिए। पौम चरियु इनकी रचना है, पौम चरियु, ठीक है, पौम चरियु रचना है, जिसे क्या कहा जाता है, इसको राम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पौम चरियु इनकी रचना है, किसकी, स्वयंभू की। और स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश काल का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे इस काल के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनका नाम है धनपाल जी। ठीक है, धनपाल दूसरे इसके रचनाकार हैं, और जिनको ही इनकी जो रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना के बारे में भी ध्यान रखिएगा, भविष्यत कहाँ, इनकी रचना है भविष्यत कहाँ। ठीक है, और इसको ही माना जाता है कि हिंदी काव्य अपभ्रंश काल का पहला महाकाव्य माना जाता है, सॉरी पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश काल का कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें पूछा है कि अपभ्रंश काल का पहला प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रथम प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है, भविष्यत कहाँ को कहा जाता है, और उसके रचनाकार कौन है, फिर आपके धनपाल जी हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। इसके अलावा जो है तीसरे रचनाकार इसमें जो महत्वपूर्ण हैं वो पुष्पदंत जी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो जसहर चरियु है, और दूसरी रचना है महापुराण। ठीक है, ये दो रचनाएं इनकी हैं, किसकी, पुष्पदंत की। रिवीजन बिल्कुल करते रहिएगा और बहुत सीरियसली इसको समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले रचनाकार सरहपा हैं। सरहपा की जो रचना है दोहा कोश नीति है। इनकी रचना किसकी, सरहपा की दोहा कोश नीति है। ठीक है, और दोहा कोश नीति के अलावा चर्यापद भी इनकी रचना है। तो उस समय जो रचनाएं हुआ करती थी, इस तरह की रचनाएं नहीं हुआ करती थी, तो दोनों में जाती थी। इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आप इतना ही समझिए कि सरहपा की जो रचना थी दोहा कोशी गीत है। ठीक है, दोहा कोश गीत, दोहा कोश गीत। ठीक है, और कन्हपा की जो रचना है वो चर्या पद है, चाहे उसको चर्या पद कहिए उसको या चर्या पद, दोनों बात एक ही है। किताबों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलता है, चर्या पद या चर्या पद। अब चर्या पद कहीं कहीं आपको सरहपा पे भी मिलेगा, तो दोनों की रचना है, इसमें भी इन्होंने चर्या पद के बारे में लिखा है, तो यहाँ पर भी मिलता है। तो एग्जाम में अगर इस तरह का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर सरहपा को भी आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो आपके थे अपभ्रंश काल के कुछ कवि और जिनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, और क्यों वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कौन थे, स्वयंभू कौन थे सबसे उस क्षेत्र के, मतलब उस काल के, इनके बारे में आपने जाना। और पहला प्रबंध काव्य अपभ्रंश काल का जो लिखा गया उसके बारे में आप लोगों ने जाना। और धनपाल जी का जो रचना थी भविष्यत कहाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए बात करते हैं अवहट्ट काल की। अवहट्ट काल का मतलब जैसा कि जानते हैं बिगड़ा हुआ काल, यानी कि संक्रमित काल, संक्रमण वाला पीरियड जो है वो कौन सा काल है, अवहट्ट काल का है। 900 से लेकर के 1100, 1900 नहीं बेटा 900 है, 900 से लेकर के 1100 ईस्वी के मतलब जो है काल का 200 वर्षों का पीरियड चलता है, ये 200 वर्षों का पीरियड है। इसमें क्या है, इसमें अवहट्ट जो है अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, किसका है, अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश में भी अपभ्रंश तो खुद विकृत है और उससे भी ज्यादा विकरण, अपभ्रंश से भी ज्यादा विकरण हो जाए। ठीक है, उसमें विकृति आ जाए तो इसे अवहट्ट कहा जाता है। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं आपको। परवर्ती अपभ्रंश के भी कहा जाता है इसको। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषा, तो आधुनिक भारतीय भाषा कौन, हिंदी। ठीक है, तो ये अवहट्ट के बारे में कह रहा है, अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात हिंदी के बीच की संक्रमणकालीन या इसे कह सकते हैं संक्रांतिकालीन भाषा है, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, कई बार इसका रिपीटेशन हो चुका है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। वैसे तो साहित्य में इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, अवहट्ट का प्रयोग। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है कि किस सदी में स्टार्ट हुआ, तो 14वीं सदी में
तक इसका होता रहा है, ठीक है, 14वीं सदी तक। वहाँ पर देखेंगे तो 900 से 1100 यानी 11वीं सदी में वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसका वास्तव में इसका जो प्रयोग यानी कि मतलब बिगाड़ जो होता रहा, यानी बिगड़ता रहा, परिवर्तित होता रहा, वो लगभग करीब में 14वीं सदी तक इसका क्रम जारी रहा। वैसे 200 वर्षों तक ही था पूर्ण रूप से, यानी ज़्यादातर जब परिवर्तन की ज़रूरत कब आती है, मैक्सिमम के संक्रमण काल 200 वर्षों में, फिर इसके बाद में कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन जो है होते रहे, वो लगभग 14वीं सदी तक ऐसे रहा। इसका सेंस यहाँ पे ये है। इसके इस काल के जैसे अवहट्ट काल के पूछता है कौन कौन रचनाकार रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट यहाँ से बनता है, और किस रचनाकार की कौन सी रचना रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पे सेगमेंट है। तो इस काल के यानी कि अवहट्ट काल के रचनाकार कौन है? दामोदर पंडित जी हैं, अब्दुल रहमान हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है। इसके अलावा विद्यापति हैं। आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को क्या कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवहट्ट या अवहट्ठ, ठीक है, ट या ठ। तो यहाँ पर क्या अवहट्ट है, यहाँ पर अवहट्ठ, तो दोनों मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेंस एक ही है। तो किसने कहा है? तो दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और इसके अलावा विद्यापति महोदय ने अपनी जो रचनाकारों ने अपनी भाषा को, उस काल की जो भाषा थी उसको क्या नाम दे दिया है? अवहट्ट या अवहट्ट कहा गया, ठीक है। तो ये रचनाकारों के द्वारा, जैसे ये जो पीरियड जो आपने देखा अवहट्ट काल, वैसे आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर अक्सर आपको मिल जाएगा क्या, संस्कृत हो जाएगा, ध्यान रखिए, संस्कृत, इसके बाद पाली हो जाएगा, पाली के बाद प्राकृत है, और प्राकृत के बाद आपका सीधे अपभ्रंश आ जाता है, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। इसके बाद सीधे अगर आप देखेंगे अपभ्रंश के तुरंत बाद आपको हिंदी मिलेगा। और आपने देखा कि मैंने बताया अवहट्ट, तो अवहट्ट का पीरियड बहुत सारी किताबों में नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि अवहट्ट वाला जो पीरियड है एक्चुअल में उसके क्लासिफिकेशन में नहीं है, ये एक संक्रमणकालीन अवधि है, ये संक्रमणकालीन अवधि है जो कि मतलब परिवर्तित होने वाली अवधि है, इस नाते इसको अलग से कहा गया है। और इसको चूंकि इन रचनाकारों ने, ठीक है, रचनाकार दामोदर पंडित हैं, अब्दुल रहमान जी हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं या विद्यापति हैं, इन लोगों ने अपनी जो रचना की भाषा, जो अपनी लैंग्वेज को क्या बताया? अवहट्ट कहा या अवहट्ट कहा है, ठीक है, ये बात कही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस नाते ही यहाँ पर बहुत सारे लोग अपभ्रंश अवहट्ट नहीं करते, जो कि कर देना चाहिए, समझने की बात है। यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो भी आप, अगर क्रम में सीक्वेंस में एग्जाम में आ रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये भी आपका सही है, और आप अवहट्ट भी करते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इस काल के जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वही लोग हैं जैसे अब्दुल रहमान, या इसी को अद्धमाड़ भी कहा जाता है, अद्धमाड़, ठीक है। इनकी जो रचना रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, संदेश राशक है, संदेश राशक, या इसी को ही स्नेह रासाय, राशय, स्नेह रसाय, राशय, सॉरी, स्नेह राशय, ठीक है, इनकी रचना है। दूसरा दामोदर पंडित जी हैं, इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर पंडित जी की ये रचना है। अगले हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर साहब, इनकी जो रचना है, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, ठीक है, किसकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। ये किस काल की बात हो रही है? अवहट्ट काल के सारे कवि हैं, रचनाकार हैं, ठीक है। विद्यापति हैं, इनकी जो रचना है कीर्तिलता है, विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता है। इसके अलावा जो है रोड कवि हैं, इनकी जो रचना है राउल वेल है, इनकी रचना क्या है? राउल वेल, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके अवहट्ट काल के जितने भी रचनाकार और उनकी रचनाएं हो गई, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग प्राचीन हिंदी अब स्टार्ट हमारा होगा, और प्राचीन हिंदी में कैसे फिर विकास हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज का, ब्रज भाषा का, ठीक है, अवधी भाषा का, खड़ी बोली का विकास कैसे होगा, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये आपका एक्चुअल में अब हिंदी की आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि प्राचीन या पुरानी हिंदी, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, प्राचीन या पुरानी हिंदी, ठीक है, प्राचीन कहिए या पुरानी हिंदी कहिए इसको, या प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी भी कह सकते हैं, या इसी को ही बहुत सारे रचनाकारों ने आदिकालीन हिंदी के नाम से भी जाना है, बताया है, तो आदिकालीन हिंदी भी कहेंगे। तो यानी कि प्रारंभिक यानी प्राचीन कालीन हिंदी को ही आरंभिक हिंदी भी कहेंगे, या प्रारंभिक हिंदी कहिए, या आदिकालीन हिंदी कहिए, या पुरानी हिंदी कहिए, जो भी कहिए, सब समझ में आ गई बात आपको। तो प्राचीन कालीन हिंदी, इसमें देखिए प्राचीन हिंदी से अभिप्राय,
प्राचीन हिंदी का मतलब क्या हो गया? प्राचीन हिंदी का मतलब होगा कि अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की जो हिंदी है वही प्राचीन हिंदी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बताया है प्राचीन हिंदी से अभिप्राय अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की भाषा से है। ठीक है, बाद की भाषा कौन? हिंदी है। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल था। हिंदी का आदिकाल जो है हिंदी भाषा का शिशुकाल था। डेफिनेटली शिशुकाल होगा। शिशुकाल का मतलब क्या है? बिल्कुल शुरुआती दौर, यानी हिंदी की शुरुआत। किसका समापन? अपभ्रंश या अवहट्ट का समापन, हिंदी की शुरुआत। तो स्वाभाविक है कि प्राचीन हिंदी जो है हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का जो है क्या शुरुआती काल शिशुकाल होगा ही होगा। तो इसी कारण से इसको शिशुकाल कहा गया है। जब अपभ्रंश अवहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। ठीक है, तब वो जब विकसित नहीं हुए थे, हिंदी के स्पष्ट स्वरूप इसका जो विकसित नहीं या बोलियां नहीं विकसित हो पाई थी, ठीक है, तब उसको क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य का या हिंदी का शिशुकाल कहा गया था। ठीक है, फिर मध्यकाल में जब देखते हैं आप तो मध्य देशीय क्षेत्र की भाषा हुआ करती थी, जो कि आपको मैंने बताया अभी इसके पहले शुरुआती दौर में कि गुजरात से लेकर के बिहार तक यह विस्तृत थी और हरियाणा से लेकर के फिर पंजाब का कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर के क्षेत्र में कवर करती थी। दक्षिण में आते हैं तो मालवा है, छत्तीसगढ़ तक, या कहिए कि महाराष्ट्र मराठी जहां बोली जाती थी उसके पहले के जितने भी क्षेत्र थे वो भी आपका क्षेत्र आएगा। इवन आज का जो वर्तमान गुजरात है वो अभी महाराष्ट्र में कभी हुआ करता था, तो इस नाते वो क्षेत्र कट जाता है, नहीं गुजरात, इसी नाते वो क्षेत्र निकल जाता है। ठीक है, भाषा की इसमें आगे है कि मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सर्वोपरि है। तो जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बताया कि ये भारतीय भाषा परिवार का है और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में बोला जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब हार्ट, इंडिया का हार्ट जो है, उस हार्ट वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? हिंदी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि मालवा के पठार से लेकर के और हिमालय की तराई तक, जहाँ तक भारत की सरहद है वहाँ तक ले लेते हैं। और अगर आप गंगा के बेल्ट को देखेंगे तो गंगा का बेल्ट जहाँ तक जाता है, गंगा का क्षेत्र जहाँ तक जाता है, यानी बिहार पूरी तरह से आपका कवर करता है वह हिस्सा बिहार में, और इधर पूरा राजस्थान। तो ये पूरा बीच का जो सेंटर है ये हार्ट है इंडिया का। तो यानी मध्यवर्ती क्षेत्र में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण, ठीक है, मध्य देशीय मतलब यानी कि मध्य का देश, बीच का क्षेत्र की महत्वपूर्ण भाषा, इस कारण से हिंदी सर्वोपरि है। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, यानी हिंदी जो शब्द है ये किसी भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि क्या है? हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, ठीक है, जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी की 5, वही बताया था मैंने, आज की हिंदी मतलब कोई ये भाषा हिंदी कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि भाषा समूह है। इसमें इसकी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, यही बात बता रहा है। इसमें हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, शामिल हैं इसमें। और इन 18 बोलियों में से बच्चों जो आपकी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सबसे उसके बाद में अवहट्ट के बाद की अगर भाषा कोई कहेंगे, हिंदी जब शुरू हो रही है तो सबसे पहले ब्रज भाषा का बड़ा प्रचंड रूप से, जितने भी कृष्ण भक्ति कवि जो लोग थे, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए जितने भी कवि थे, वो सभी लोगों की भाषा जो है ब्रज भाषा थी। देन इसके बाद में राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि थे उनकी सबकी भाषा कौन सी थी? अवधी थी। ठीक है, अवधी थी। इसके बाद में जितने भी सूफी जो गायक वगैरह जो भी तमाम सारे आने लगे, इन लोगों की भी जो भाषा होने लगी वो खड़ी बोली होगी। तो खड़ी बोली का तो बहुत सारा डिटेल आगे करना है हम लोगों को। भारतीय युग आएगा, भारतीय युग से पूर्व का काल आएगा, फिर इसके बाद में द्विवेदी युग आएगा, तमाम सारे ऐसे युग आएंगे जिनके बारे में हम लोग और भी कक्षाओं में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका कि मतलब ये 3 भाषाएं आपकी मूल रूप से रहेंगी। आगे चल करके मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान इन 3 लैंग्वेज का ही बनता है, यही बात इसमें बता रहे हैं। इन 3 का अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा के बारे में होगा। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग और आगे के क्रम में देखेंगे तो वहां पर देखेंगे खड़ी बोली के बारे में। और खड़ी बोली का विकास जब चलेगा फिर हिंदी साहित्य का पूरी तरह से इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी आगे उसी क्रम में हम लोग देखेंगे भारतीय युग, उसके बाद द्विवेदी युग देखेंगे, छायावादी युग,
युग के बाद का क्रम भी देखेंगे और उसके बाद में ये भी देखेंगे कि किन आर्टिकल्स में, किन अनुच्छेदों में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर ये इस तरह से हमारा आगे के क्रम में चलता हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा और आप लोग इससे भी अपना लाभ उठाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसी आशा के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग जैसे हैं बहुत हॉनेस्टली, ईमानदारी के साथ अपने वीडियोज़ को देखते रहिए, सीरियसली देखिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि चीज़ें अपने दोस्तों को भी वीडियोस के बारे में बताते रहिए और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को। और छोटा सा एक निवेदन है, जो बच्चे हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनसे ऐसी आशा करता हूं कि जो ऐड वगैरह आया करें तो कृपया उसको स्किप ना किया करें आप लोग। थोड़ा हम लोगों को भी उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि अभी हम लोगों का चैनल जो है रिसेंटली ही हुआ है। फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिक मानक हैं, उन मानकों को भी अभी हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी आशा करता हूं कि जो हमारे अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं वो लोग ज़रूर ऐसा करेंगे कि जो वीडियो होता है उसको स्किप नहीं करेंगे कृपया करके। ओके, आप लोग अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।